जब मैं कह रहा हूं कि अपने ऑडियंस को पहचानिए, तो इस पहचानने में केवल आपकी विषय वस्तु शामिल नहीं होगी दोस्तों। आपके कम्युनिकेशन का वाचिक हिस्सा वर्बल कम्युनिकेशन और गैर वाचिक हिस्सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यह भी ऑडियंस से प्रभावित होता है। मसलन अगर आपका ऑडियंस मान लीजिए महिलाओं का एक समूह है, तब उन्हें संबोधित करने के आपके तरीके और उनकी चिंताओं और सरोकारों से जुड़ने के आपके तरीके और उसकी भाषा और गैरवाचिक संप्रेषण इस समूह के हिसाब से बदल जाएगा। अगर आपको छोटे छोटे बच्चों को संबोधित करना है, तब आपकी भाषा बदल जाएगी। आपके विषय तो बदलेंगे, विषय वस्तु पे तो हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन आपका वाचिक और गैरवाचिक संप्रेषण भी बदलेगा। इसलिए पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस में ऑडियंस पर रिसर्च करना है, जिसे आपको निश्चित तौर पर सीखना चाहिए। मैं इसके 3-4 तरीके आपको बता रहा हूं। पहला तरीका, जानकारी पूरी इकट्ठी कीजिए। समूह में उपसमूहों की पहचान कीजिए। उस समूह के प्रचलित अनौपचारिक भाषिक अभिव्यक्तियों में से 2-4 को सीख लीजिए। मसलन जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कैंपस में हूं और मुझे वह कैंपस के हैंगआउट प्लेस में पता लगता है कि उनका कैंपस का हैंगआउट प्लेस मान लीजिए एक समोसे की दुकान है, उस समोसे की दुकान का मान लीजिए कोई नाम है। अगर आप अपने भाषण में उस समोसे की दुकान का उल्लेख करेंगे इनफॉर्मली, तो आप पाएंगे कि आपका ऑडियंस उससे कनेक्ट कर रहा है। तो हैविंग इंफॉर्मेशन, and information not necessarily only the information which is available on the internet, बल्कि वह सूचनाएं भी, वे इंफॉर्मेशन भी जो आपको केवल इनफॉर्मली हासिल हो सकती है, तो उन्हें हासिल कीजिए, ये बहुत जरूरी है। एंड देन वीव योर स्टोरीज, वीव योर मैसेज अकॉर्डिंग टू द सेम। तो अब तक हमने समझा अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। अब आता है दूसरा हिस्सा, जिसमें वंस यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस और एटलीस्ट द बेसिक कॉन्टूर्स ऑफ योर ऑडियंस, तब आपको सीखना यह है कि कैसे आप अपने वक्तव्य को, कैसे आप अपनी स्पीच को इन भिन्न भिन्न ऑडियंस के अनुरूप बदले। ध्यान रखिए, यहां मैं किस चीज पर उल्लेख कर रहा हूं कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, दरअसल ऐसा कभी भी नहीं होता जब आपके तमाम ऑडियंस एक ही जैसा सोचते समझते हो। यह बिल्कुल संभव है कि आप अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे हैं, जैसे मैं करता हूं, आप अपने कॉलेज को संबोधित कर रहे हैं। आप कह सकते हैं जी सर, सारे विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, स्नातक कर रहे विद्यार्थी हैं, लेकिन उनमें से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक कर रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस में कर रहा है। उनमें से कई दक्षिण भारत से आते हैं, कई उत्तर भारत से आते हैं, कई पुरुष हैं, कई स्त्री हैं। यानी कि उम्र में और शिक्षा दीक्षा की एक बेसिक जो समझ है उसमें भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हर ग्रुप अंततः एक डाइवर्स ग्रुप होता है। इसलिए जब आप अपना वक्तव्य दें, तो किसी भी समझदार वक्ता की पहचान होती है कि वह अपने श्रोता समुदाय की न केवल एक जैसी बातों को पहचानता है, बल्कि उनके बीच के डिफरेंसेस, डेविएशंस और डाइवर्सिटी को भी पहचानता है, और अपने वक्तव्य में न केवल जो चीज उनमें एक जैसी है उसे संबोधित करता है, बल्कि उनमें जो डाइवर्सिटी है उसे भी संबोधित करता है। और जब आप ऐसा कर पाते हैं, तब आपका वक्तव्य ज्यादा कनेक्टेड, उनके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ वक्तव्य तैयार होता है। इसके कई सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, किसी भी पब्लिक स्पीच को हमेशा आदर्श रूप में एक सदन के तौर पे देखना होता है। हम लोग जब डिबेटिंग करना शुरू कर रहे थे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शानदार टीचर, जो कि पूरे देश में डिबेटिंग के अच्छे मेंटर माने जाते थे, डॉक्टर विनोद चौधरी, हम सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाया करते थे। वो लोग बैठाकर यंग डिबेटर्स को समझाते थे, और उसी बात को आपके साथ साझा कर रहा हूं कि किसी भी बातचीत का कोई भी हाउस, कोई भी सदन अंततः
पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस का रेप्लिका होता है। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं कि आप जानते हैं कि जो इंग्लैंड की संसद है उसे, उसका जो निचला सदन है जिसमें आम प्रतिनिधि आते हैं उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी वाद विवाद दरअसल उस सदन का रेप्लिका होती है। अगर वह आपको मान लीजिए कि कॉलोनियल लीगेसी लगती है, औपनिवेशिक विरासत लगती है, तो आप अपनी लोकसभा को ले लीजिए। यानी कोई भी सदन लोकसभा के सदन का एक तरह से एक छोटा रूप होता है। तो जिसमें मुख्य व्यक्ति है कौन है, वह सामने एक अध्यक्ष है और पक्ष और विपक्ष के लोग हैं। डिबेट के लिए ऐसी लागू होता है। लेकिन सामान्यतः जब भी, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी जगह पर संबोधित कर रहे हैं, भले ही वह उस तरह का एयर कंडीशनड कमरा न भी हो, एक पार्क हो, एक रैली हो, एक जैसा मैंने कहा मोहल्ले की सभा हो, लेकिन उस सदन के लिए एक तो वही सम्मान रखिए और दूसरा उस सदन में, जैसे कि लोकसभा में, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में डाइवर्सिटी होती है, वैसे ही आपके सदन में भी डाइवर्सिटी है, इसकी पहचान कीजिए और क्रमशः अलग अलग या कभी कभी एक साथ इन अलग अलग समूहों उपसमूहों को संबोधित करने की कोशिश कीजिए ताकि वे अपने साथ जुड़ाव महसूस कर सकें। अन्यथा उन्हें लगेगा कि कोई व्यक्ति आया, अपनी बात बोला और चला गया, और इससे आपका संदेश भी जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा करने के लिए आपको अपनी स्पीच को टेलर करना है, बदलना है। किसके हिसाब से बदलना है? ऑडियंस के हिसाब से बदलना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी वक्ता के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन लिसनिंग टू हिम और हर। मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं। इसलिए यदि मेरा संदेश आप तक नहीं पहुंच रहा, यदि मैं अपना संदेश ऐसे बना रहा हूं जो कि आपसे बहुत उच्च शैक्षिक योग्यता के लोगों को समझ में आएगा या किसी भिन्न समुदाय के लोगों को समझ में आएगा, then there is no point at all. Any public speech is good if the immediate audience resonate with this. And मैं जब immediate audience कह रहा हूं, ध्यान रखिए उनकी डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना है। वो एक ही व्यक्ति नहीं है, वे अलग अलग समूह हैं। तो इस तरीके से आपको अपने वक्तव्य को ऑडियंस की उस समझ के विषय पे, जिसके बारे में हमने पहले कहा कि आप पहले रिसर्च करके करेंगे कि आपका ऑडियंस क्या है, वो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, मोहल्ले के लोग हैं, कौन है, और फिर आप अपने वक्तव्य को उसके अनुसार टेलर करेंगे, स्क्यू करेंगे, बदलेंगे। यद्यपि आपको अपना संदेश, अंततः जो आप बात कहना चाहते हैं उसे भूलना नहीं है, वह अपनी जगह पर रहनी चाहिए। तो यह था दूसरा पक्ष जिसमें हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपका ऑडियंस है उसे आप कैसे समझेंगे। तो आपके पास ऑडियंस की समझ है और आपने अपने वक्तव्य में वे बदलाव करने का भी फैसला कर लिया है जिससे कि आपके ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो। तो फिर अब वे बिंदु आते हैं जिनके तहत आप अपने इस कंटेंट को, अपनी इस विषय वस्तु को, अपने इस भाषण को, अपने इस स्पीच को, जो भी मौका होगा उसे अपने ऑडियंस के हिसाब से इंक्लूसिव और रिलेटेबल बना पाएंगे। इसके लिए एक तो आपको अपनी विषय वस्तु पे काम करना पड़ेगा, जरूरत होगी तो शोध करना पड़ेगा, और फिर दूसरा, याद कीजिए हमने शुरुआती वीडियो में आपको बताया था 3 M's, जिसका मतलब था मैटर, मेथड और मैनर। अक्सर लोग मैटर और मैनर की चर्चा करते हैं, मेथड भूल जाते हैं, जबकि दरअसल ऑडियंस से कनेक्टिविटी के लिए, ऑडियंस से जुड़ाव के लिए यह मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको कुछ बेसिक सी टिप्स देता हूं। पहली बात, डिसएग्रीमेंट से बात को शुरू मत कीजिए, बात को एग्रीमेंट से शुरू कीजिए, सहमति से शुरू कीजिए। असहमति के बिंदुओं पर बाद में आइए। इससे क्या होगा, जिस चीज से आप सहमत हैं उससे ऑडियंस जुड़ेगा और उसके बाद असहमत के विषय पर विचार करने को तैयार होगा। दूसरी बात, जटिल से बात शुरू मत कीजिए, सरल से बात शुरू कीजिए,
और फिर उसे जटिल की तरफ लेकर आए, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्योंकि सिंपल के साथ रिलेट होना आसान होता है और कॉम्प्लेक्स से शुरू करने पर बातचीत बिखर जाती है और आपका ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं करता है। और इसी में तीसरा बिंदु, जुड़ा हुआ बिंदु है, अमूर्त से बात शुरू मत कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट से बात शुरू मत कीजिए। अपने ऑडियंस से जुड़े हुए मूर्त से बात शुरू कीजिए, समोसे से, कुर्सी से, कमरे की रोशनी से, आवाज से, इन चीजों से बात शुरू कीजिए, मूर्त चीजों से, कॉन्क्रीट चीजों से, और फिर उसे अमूर्त की तरफ अगर ले जाना जरूरी हो तो लेकर जाइए। तो यह बेसिक टिप्स हुई कि आप कैसे कंटेंट को रिलेटेबल बनाएंगे कि मेथड के मामले में। अब इसके बाद आते हैं वह महत्वपूर्ण चीज जो हमारे इस मॉड्यूल की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। वह यह है कि यह सही है कि किसी समुदाय ने, किसी समूह ने, किसी संस्थान ने आपको यह अवसर दिया है, चाहे आपने अप्लाई किया था, चाहे उन्होंने इनवाइट किया था, और आपके पास यह अवसर है कि आप उस समूह को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह कभी भी नहीं लगाना चाहिए कि आप अपने श्रोताओं से अधिक जानते हैं। यह सबसे बड़ी भ्रांतियों में से है और पब्लिक स्पीकर्स की सबसे बड़ी गलतियों में से है। अगर आप अपने श्रोताओं के साथ जुड़ाव पैदा करना चाहते हैं, एक एम्पैथी, एक संवेदनशीलता पैदा करना चाहते हैं, तो उसकी बुनियादी शर्त है कि आप अपने आप को उनसे बेहतर मानना बंद करेंगे। ये बहुत जरूरी है। कोई भी श्रोता समुदाय आपके साथ जुड़ाव तब महसूस करता है जब यह जुड़ाव इमोशनल हो, जब इसमें संवेगात्मक पक्ष हो। केवल बौद्धिक तरीके से जुड़ाव पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए महत्वपूर्ण तकनीक क्या है कि आप उन संवेदनशील या इमोशनल, संवेगात्मक बिंदुओं को पहचाने। कहा था ना ऑडियंस की रिसर्च करनी है, तो ऑडियंस की रिसर्च केवल उनकी समस्याएं जानने में नहीं करनी है, उनके इमोशंस को जानने में भी करनी है। फिर से याद कीजिए वह समोसे की दुकान। मैं क्यों समोसे की दुकान को इतना महत्वपूर्ण मानता हूं? क्योंकि उस बंद कैंपस में रहने वाले बच्चों के लिए वह जगह राहत की जगह है। वे उस जगह को इमोशंस के साथ जोड़ते हैं। इसलिए जैसे ही आप उस समोसे की दुकान का नाम लेते हैं, विद्यार्थियों के चेहरे पर स्माइल आती है। इमोशनली कनेक्ट कीजिए। ये इमोशन कभी हास्य का होगा, कभी प्रेम का होगा, कभी विषाद का होगा, कभी कष्ट का होगा, कभी दुख का होगा। इसलिए इमोशनल कनेक्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जेन्युइन कनेक्शन बनता है। इमोशनल कनेक्ट के बिंदुओं को पहचानेंगे और उसके आधार पर अपने ऑडियंस के साथ एक रैपो बनाएंगे। फिर यह ऑडियंस आपको गंभीरता से लेगा। ये मैटर के स्तर पर भी होगा, ये मैनर के स्तर पर भी होगा। जब आप अपने ऑडियंस को डांटने लगते हैं, जब आप अपने ऑडियंस को कमतर मानते हैं, जब आप अपने ऑडियंस के साथ लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं, तो अब आपकी विषय वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ऑडियंस क्यों सुनेगा? और सुनेगा तो क्यों मानेगा? आप कितने भी महत्वपूर्ण, आप मैनेजर हो, आप शिक्षक हो, आप नेता हो सकता है कि आपके सामाजिक दबाव में श्रोता आपको सुन भी ले, लेकिन वह सुन रहा होगा, समझ नहीं रहा होगा, महसूस तो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। इसलिए अपने ऑडियंस के इमोशनल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को पहचानिए, उन बिंदुओं को पहचानिए और उनको झंकृत कीजिए। मुझे अक्सर वायलिन और सितार जैसे वाद्य यंत्र समझ में आते हैं कि अगर आप उन्हें देखें तो आप समझ सकते हैं कि कोई महत्वपूर्ण तार किसी महत्वपूर्ण जगह पर होगी जिसे हिलने से वो झंकृत होगा। अपने ऑडियंस को भी एक ऐसे वाद्य की तरह बजाना है। आपको पहचानना है कि वह ऑडियंस किस बिंदु पर, किस तार पर कनेक्ट महसूस करता है, और फिर आप पाएंगे कि वो आपको ध्यान से सुनता है। यह अंतिम बिंदु था। मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रत्येक मॉड्यूल के बाद आपके पास वे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं, वे टेस्ट्स हैं, वे क्विज हैं, जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है और इसे ऐसा करके आपको खुद का मूल्यांकन करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई अंक देने वाला हूं, लेकिन आपने इस चीज को पहचाना या समझा नहीं, ये आपको समझ में आएगा। फिर मत भूलिए, पहले मॉड्यूल में कही गई बात फिर से लागू हो रही है। अपनी आवाज सुनिए, अपने आप को कैमरे पर देखिए, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए
अपने आप को देखिए और सुनिए, यू विल बी बेटर स्पीकर। थैंक यू।